हेलो, वेलकम टू द फील्ड ऑफ फिजिक्स क्लासेस माय डियर स्टूडेंट। और आज की क्लास में आप लोग लाइट का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये पार्ट चल रहा है, जिसमें से पार्ट 2 बेटा हो गया था। पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले आज का थॉट देखते हैं। क्या है टुडेज थॉट? वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा अवेलेबल रहोगे। मतलब कि आप जिसको जितनी ज्यादा जिसकी कदर करते हो बेटा, अगर वो इंसान आपकी उतनी कदर ना करे तो कोई मतलब नहीं उस इंसान की आपको इतनी कदर करने का। इसलिए इंसान को महत्व उतना जो जो जितना उसके लायक हो। ओके बेटा, तो चलिए इसी अच्छे से थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं। और हमारा जो टॉपिक था लास्ट में, वो हम लोग फिनिश करे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे काफी टॉपिक्स और उसमें भी हैं और काफी पॉइंट्स हैं जो समझने के लिए आपको समझना जरूरी है। जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आप लोगों ने पढ़ लिया था, एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन से, और हमने फॉर्मूला आपको कराया था v1/v2, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। ये याद होगा आपको। ये था आपका एयर और ये था आपका वाटर या ग्लास, सेकेंड मीडियम ले लेते हैं। तो इस मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकेंड में लाइट की स्पीड इधर v1 है, इधर v2 है। तो द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू अनदर मीडियम, दैट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या उसको अपवर्तनांक बोलते थे। आप सभी को पता है। उसके अलावा आपको यहाँ एक बात और जानना बहुत जरूरी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम बात करते हैं तो एक इसमें हमने आपको बताया था द कैपेसिटी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। लाइट जब दूसरे मीडियम में पास होती है तो लाइट की बेंड होने की जो कैपेसिटी है, नॉर्मल वे में वो भी आप बोल सकते हो, उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। किसी सिंपल व्यक्ति को अगर सब कोई नॉर्मल जिसको नहीं पता, नॉर्मल तरीके से भी आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला हो गया v1/v2। और फिर हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद करिए, n=c/v। मतलब कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड और किसी अनदर मीडियम में लाइट की स्पीड का रेशियो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n के बराबर होता है। लेकिन आपकी जानकारी बता दें बेटा, ये जो डेफिनेशन होती है ये होती एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो कभी भी कोई आपसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले तो आप उसकी डेफिनेशन क्या दोगे? तो n बराबर c/v, रिप्रेजेंट n से ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे c/v हो जाएगा। मतलब आपको फॉर्मूला हम करा दें, इसको थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं हम, पीछे आप लोग कर ही चुके हो ये। मतलब n = स्पीड ऑफ लाइट इन ना, या स्पीड ऑफ लाइट इन बेटा वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट की स्पीड मतलब आपका अंतरिक्ष से, स्पेस से जो लाइट आती है जहां पे कोई पार्टिकल ना हो, सॉलिड लिक्विड गैस की। और स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी मीडियम में लाइट की स्पीड, इन दोनों का रेशियो ही आपका कहलाता है बेटा आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। तो सापेक्ष अपवर्तनांक, आई थिंक इसको हिंदी में यही बोलते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? n बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी n=c/v। एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखे रहिएगा। तो आप बोलोगे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है, इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। इन दोनों का रेशियो ही कहलाता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। राइट, इतनी बात क्लियर हो गई? ओके बेटा, अब ये जानना आपके लिए जरूरी है कि लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में स्पीड की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्या फर्क पड़ता है, ये सब जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि यही इसी जगह पे स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। क्योंकि लेंस वगैरह के टॉपिक तो एकदम इजी बेस पे है, तो वो समझ में आ जाते हैं। दिक्कत यहाँ से होती है क्योंकि इनसाइड क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं और वही चीजें स्टूडेंट को समझ में नहीं आती। जो इनसाइड क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखिए। एक्चुअली क्या है, सबसे पहले आप ये जानिए कि यहाँ पे ये है आपका नॉर्मल और ये है एयर। ठीक है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, एयर जो आपका मीडियम है ये आपको पहले ही बता चुके हैं, ये है रेयरर मीडियम। ठीक है, रेयरर मीडियम। और ये है आपका डेंसर मीडियम। ठीक है, डेंसर मीडियम क्यों कहा जाता है वो भी समझे। तो देखिए, एक्चुअली जहां पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं,
ठीक है, यानी कि उनकी डेंसिटी क्या हो, बहुत कम हो, तो पार्टिकल दूर दूर होंगे, और पार्टिकल दूर दूर होंगे तो लाइट बड़ी स्पीड से ट्रेवल करती है। तो हमेशा याद रखिएगा एयर यानी डेंजर मीडियम, रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी, बहुत ही अधिक होगी, बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि तो पार्टिकल दूर, कोई रुकावट ही नहीं, लाइट बहुत तेजी से चारों तरफ से मूव करेगी। और जैसे ही ये दूसरे मीडियम में जाएगी, मतलब देखो लिक्विड लिक्विड फील करिए इसको, थोड़ा फील ऑफ फिजिक्स आपको पता चैनल करने में इसको इसीलिए रखा गया, फील करके समझिए कि डेंजर मीडियम मतलब वाटर एयर की कंपैरिजन में वाटर में जो मॉलिक्यूल्स होंगे पास होंगे, ठीक है, डेंसिटी ज्यादा होगी, और डेंसिटी ज्यादा होगी तो जब लाइट उस पर पड़ती है तो रुकावट आएगी ना, इस कोई चीज सीधे आराम से ट्रेवल करे, उसमें बीच में अवरोध डाल दो, रेजिस्टेंस डाल दो, तो रुक के नहीं स्लो चलने लगती है। तो लाइट क्या होगी, जैसे ये दूसरे मीडियम में पास होगी, निकलना चाहिए था सीधे, आ गया वाटर, ये क्या है, इसको रुकावट सीधे जाने की बजाय ये मुड़ेगी, इधर बेंड हो जाएगी, तो इस मीडियम को हम लोग बोलेंगे कौन सा, डेंजर मीडियम यानी वाटर। तो इस सिचुएशन में, इस रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड v1 ये जो है इसकी कंपैरिजन में v2 की तुलना में ज्यादा होगी, मतलब v1 इज ग्रेटर देन v2, यही चीज समझना है। द स्पीड ऑफ लाइट ना इन एयर या रेयर मीडियम इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन डेंजर मीडियम यानी कि वाटर कंपैरिजन में। तो अगर v1 यहाँ लाइट बहुत तेजी से फास्ट मूव करेगी, यहाँ पे स्लो मूव करेगी, तो स्पीड इसकी ज्यादा होगी, v1 इज ग्रेटर देन v2। अगर ऐसा हो गया तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पे जो इंसिडेंट एंगल बनता है, इंसिडेंस एंगल यानी कि I, वो रिफ्रैक्टेड एंगल R की कंपैरिजन में ग्रेटर होता है, इस बात को याद रखिएगा, यानी एंगल I इज ग्रेटर देन एंगल R। यही सब चीजें हैं जो स्टूडेंट को नहीं समझ में आती हैं, यानी v1 ज्यादा होगा v2 के कंपैरिजन में तो I भी एंगल ज्यादा होगा। और अगर इसका उल्टा कर दें, मतलब कि अगर हम यहां से क्या कर दें, इधर डेंजर कर दें, इधर डेंजर कर दें, और इधर आपका रेयर मीडियम कर दें, मतलब वाटर और एयर कर दें, तो लाइट की स्पीड इसको सीधे जाना चाहिए था, इधर देखो स्पीड जो v1 होगा, अगर अब हम इसको v1 मान लें, ठीक है, और इसको v2 मान लें, तो इधर वाला जो v1, एक काम करते हैं इसको v2 मान लेते, क्योंकि वहां पे v2 लिया था हमने, v2 और ये हो जाएगा v1। तो उस केस में अब यहाँ पे v2 जो हो जाएगा, लाइट की स्पीड एकदम स्लो मूव करेगी, क्योंकि आपको पता वाटर, और जैसे एयर पे आएगी बहुत तेजी से लाइट इधर मुड़ने की वजह से इसको फ्री स्पेस मिल जाएगा, तो ये पूरा चारों तरफ से फैल जाएगी और लाइट अच्छे चारों तरफ मूव करेगी, तो इधर वाला जो v1 होगा, जिसको हमने v1 माना है, अब ये ज्यादा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए इधर भी v2 इज लेस देन v1, तो इस केस में यहाँ पे भी उल्टा ही होगा, वही केस बनेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए कि यह v2, इस केस में अगर v2 इज लेस है v1 से, मतलब वही बात हो गई, r इज लेस देन एंगल I, तो यहाँ पे अभी भी एंगल I ही ज्यादा होगा, मतलब आपको बस ये ध्यान देना है, जिधर लाइट की स्पीड ज्यादा उधर का एंगल सबसे ज्यादा होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट v1 यहाँ ज्यादा है तो यहाँ v1 ज्यादा होगा। अब यहाँ पे देखिए, हाँ एक चीज के यहाँ देखिए, यहाँ पे r, अब यहाँ पे ये एक थोड़ा ये गड़बड़ हो गया बेटा, क्योंकि v2 हमने इसको माना है, तो v2 के कंपैरिजन में I इधर होगा, ये चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और इधर जो आपका वैल्यू, जो बॉडी इधर, मतलब जो रेस इधर मूव कर रही है, तो उस केस में अगर हम r की बात कर लेंगे, तो r अगर हम बात कर लेंगे, ये पूरा r रहेगा, तो अब ये r रहेगा, तो इधर एंगल r, तो उस केस में जो एंगल I होगा वो बेटा क्या हो जाएगा, वो लेस हो जाएगा एंगल R की तुलना में, मतलब अब एंगल R यहाँ बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब v2 छोटा हो जाएगा और v1 ज्यादा हो जाएगा, v1 ज्यादा होने की वजह से R की वैल्यू यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो ज्यादा हो जाएगा। इसी चीज को थोड़ा समझना था, बीच में थोड़ा सा पॉइंट छूट गया था, उसमें मिक्स हो गया था, इस वजह से। चलिए आप समझ गए, मतलब जिधर v1 ज्यादा उधर इंसिडेंस एंगल ज्यादा, v2 कम, रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। जिधर आपका v2 ज्यादा होगा उधर, जैसे हम v2, यहाँ पे v2 कम है क्योंकि यहाँ पे डेंजर मीडियम है, तो इंसिडेंस एंगल क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, बस इतना ध्यान देना आपको। ओके, चलिए इतनी बात भी क्लियर हो गई। यही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको अच्छे से क्लियर समझनी है। आगे और इसको लेते हैं, यहाँ पे आपको समझना ये है कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखा जाता है, एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में। उससे पहले, उसको पहले समझने के लिए हम लोग ये समझना है कि एक टॉपिक हमने उसमें आपको, अगर जिसने सेकंड पार्ट पढ़ा होगा, तो लास्ट में हमने बीच में लिखा था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, छूट गया था, जिसमें स्नेल्स लॉ होता था, तो उसको समझा दे फिर, ताकि आगे की चीजें समझ में आ जाए। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो हमारा टॉपिक छूटा था उसको हम क्लियर कर दें।
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अपवर्तनांक के ना, अपवर्तन के नियम। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या था, तो देखिए जैसे वहां पे परावर्तन के यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉ थे, उसी तरह यहाँ पे भी टू लॉज है। एक पहला क्या है, इंसिडेंट रे आ रही है, जाना चाहिए था सीधे, मुड़ जाएगी इधर। उस केस में देखिए इंसिडेंस एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल, ठीक है, और आपका ये बीच में ये देखिए नॉर्मल, यहाँ पे अब देखिए ये है इंसिडेंट रे, ठीक है, ये है आपका रिफ्रैक्टेड रे, और ये बीच में देखो नॉर्मल जा रहा है। ये तीनों रे एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, इस पॉइंट को नाम देते हैं पी। तो आप बोल सकते हैं पहला लॉ क्या हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल, ध्यान सुनिएगा, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल एंड नॉर्मल, ठीक है रे, और सॉरी बेटा ध्यान से देखिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है, एट एनी पॉइंट, ऑल थ्री रेजेस मीट एट एनी पॉइंट, सभी ये रेज एक ही पॉइंट पे मीट कर रही हैं। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, द इंसिडेंट rays and reflected ray and normal all rays meet at a incident point, इसको इंसिडेंट पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, उसी को रिफ्लेक्शन का पहला नियम कहते हैं। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। ओके, पहला समझ में आ गया। दूसरा लॉ क्या होता है बेटा, दूसरा लॉ ये होता है जिसको स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं। क्या क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये एंगल के अकॉर्डिंग है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द साइन ऑफ द इंसिडेंट, द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इज इक्वल टू द एक कांस्टेंट टर्म के बराबर। यहां पे ऐसे करें, इज इक्वल टू द कांस्टेंट टर्म, मतलब एक नियतांक के बराबर होता है। यानी इंसिडेंस एंगल का साइन, मतलब साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस या साइन ऑफ एंगल आर, रिफ्लेक्शन एंगल आर, इन दोनों का रेशियो एक कांस्टेंट बराबर होता है। इस कांस्टेंट को हटाते हैं तो हमारा एक वैल्यू एक ली जाती है जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आप अभी पढ़ चुके हो, जिसको आप लोग बोलते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हियर एन इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, समझे इतनी बात। तो दूसरा लॉ क्या है, when incidence ray passing from one medium to another medium, then the sine of angle of incidence I to the sine of angle of reflection R, the ratio of the sine of angle I and sine of angle R is equal to the constant value, एक constant value के बराबर होगा ना, that is represented by n, and that constant value is called the refractive index, और उसी constant value को आप refractive index बोलते हैं। ठीक है, हिंदी वाले क्या बोलेंगे कि आपतन कोण, ये है ना आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा ना, आपतन कोण की जा मतलब आई, आपतन कोण आई, ये हो गया, अपवर्तन कोण की जा मतलब कि आर, इन दोनों का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है, जिसको आप लोग अपवर्तनांक बोलते हो हिंदी वाले स्टूडेंट। तो ये है दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के। इतना टॉपिक क्लियर हो गया। अब आपको मीडियम समझ में अच्छे से आ जाएगा कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ना कैसे लाइट जाती है, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको। तो देखिए, जैसे हम यहीं से ले लेते हैं, जैसे ये मान लीजिए कि हमारा एयर है और ये है वाटर, मतलब दोनों अलग अलग मीडियम हो गए, ये मीडियम 1 मीडियम 2। अब जब लाइट एयर से वाटर में जा रही है, मतलब पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो जब लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो लिखने का तरीका देखिए, तो इसको लिखा जाता है N21। ये N21 का मतलब क्या है, द स्पीड ऑफ लाइट, ध्यान सुनिएगा, द स्पीड ऑफ लाइट फ्रॉम मीडियम ना, मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब एक चीज का यहाँ ध्यान है, जिसके रेस्पेक्ट में बोले, जिसके सापेक्ष बोले, ये जैसे 1 के सापेक्ष में, 1 के रेस्पेक्ट में, तो इसको हम ऊपर रखेंगे। ठीक है, हमारी बात समझ रहे हैं ना। जैसे कि N21 हो गया, तो N21 में जो लाइट की स्पीड हम लोग रखेंगे वो हमेशा पहले मीडियम, दूसरे मीडियम का पहले मीडियम के रेस्पेक्ट में। कैसे, जैसे कि दूसरे में एंगल आई बन रहा है, इसमें आर बन रहा है, तो देखो साइन ना, देखो दूसरे मीडियम का सेकेंड मीडियम में क्या है, एंगल आर, तो साइन सेकेंड मीडियम में आर है, तो सेकेंड मीडियम का पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में जिसके सापेक्ष बोले उसको ऊपर रखना है, साइन आई अपॉन, और दूसरे मीडियम का बोल रहा है साइन आर, ये हो गया। तो आप बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाएगा तो दूसरे मीडियम का पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में,
मतलब आर का आपको निकालना है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो निकालना है एयर के रिस्पेक्ट में, तो आप ऐसे साइन के फॉर्म में लिखेंगे, एंगल के फॉर्म में, तो साइन आई अपॉन साइन आर हो जाएगा। और अगर आप ऐसे लिखना चाहेंगी तो ऐसे लिखना चाहेंगे तो जैसे n21 है तो ये हो जाएगा, अगर आपको लिखना है n12, n12 का मतलब क्या है कि यहाँ पे दूसरे का पहले के रिस्पेक्ट में, अब हो जाएगा पहले का दूसरे के रिस्पेक्ट में, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे के रिस्पेक्ट में। फिर से हम बोल दे रहे हैं जिसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे उसको अब ऊपर रखना है, तो अब यहाँ पे साइन आर ऊपर हो जाएगा और फिर साइन आई नीचे हो जाएगा ना। जिसके लिए बात करें वो चीज नीचे और जिसके रिस्पेक्ट में बात करें रिस्पेक्ट वाला हमेशा ऊपर रहेगा, इस बात को ध्यान देना। इसी तरह n21 और n12 निकाला जाता है, इसी जगह कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जिसके लिए बोला जाएगा उसको ऊपर रखना है, ठीक है। और ऐसे जैसे कि हम मान लो कि इसी के लिए निकाल रहे थे, तो देखो आई और हमारा आर था, तो आई वाले में एयर था और वाटर में हम वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में हम स्नेल्स लॉ लगा रहे थे। तो अब वहां ध्यान दीजिएगा, जो हम लोगों ने साइन आई अपॉन साइन आर निकाला है इसको स्नेल्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन के बराबर होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए इसको इरेज करते हैं, अब तो क्लियर होगा। जिसके रिस्पेक्ट में बोले दूसरे मीडियम का पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो जिसके लिए बोले वो नीचे और जिसके रिस्पेक्ट में बोले वो ऊपर, इतना याद रखना है। जिसके लिए बोले वो नीचे नहीं, अब यहाँ पे क्या था, पहले मीडियम का दूसरे मीडियम में, दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में, अब वाटर के रिस्पेक्ट में वो ऊपर हो गया। इसी चीज को ध्यान देना, न्यूमेरिकल में काम आएगा। यही चीज है जो थोड़ा टाइम लेकर आपको समझाना है ताकि इसमें आगे दिक्कतें ना हो आपको। ओके, चलिए ये चीज अच्छे से क्लियर हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया। एक चीज आप जाने रहिए, जैसे हमने कल बताया था, डायमंड जो होता है, डायमंड, ठीक है, और डायमंड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है और डेंसिटी पे डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डायमंड के बाद उसके बाद वाटर आपको मिलेगा, ऐसे इस केस में अगर वाटर के बाद फिर आपको एयर मिलेगा, एयर के बाद आपको वैक्यूम मिलेगा। सबसे कम होता है वैक्यूम की डेंसिटी, ठीक है, पार्टिकल है ही नहीं तो डेंसिटी कम, और सबसे ज्यादा होती है डायमंड की डेंसिटी, और डेंसिटी ज्यादा 2.42, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा, और सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका वैक्यूम का होगा क्योंकि डेंसिटी कम होगी। तो पार्टिकल जितने हार्ड होंगे उतना वो एयर को उतना उसको आगे जाने से रोकेंगे, डेंसिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी, घनत्व उतना ज्यादा हो जाएगा, राइट। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। ये आपका है जो अच्छा ये चीज देख रहे हैं, ये है मतलब लो से हायर डेंसिटी के रिस्पेक्ट में सभी वो किसी सब्सटेंसेस का डेंसिटी की कंपैरिजन है कि भैया डायमंड की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, वाटर की उससे कम है, ठीक है, वाटर का एयर की कंपैरिजन में ज्यादा है, एयर का वैक्यूम के कंपेयर, वैक्यूम का सबसे लो डेंसिटी, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सबसे कम, और जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा, ठीक है। ये चीज भी क्लियर हो गई। यही टॉपिक में ये चीज थी जो सभी को बड़ा दिक्कतें कर रही थी। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर इस चीज को अच्छे से समझा दीजिए, तो इसको टाइम टेकन लेकर के हमने आपको समझाया, ठीक है। कोई भी और डाउट्स है तो आप जरूर कमेंट करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ओके, ये सब चीज भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपका जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो है रिफ्रैक्शन बाय द स्फेरिकल लेंसेस ना। आपको अब स्फेरिकल लेंसेस के थ्रू रिफ्रैक्शन पढ़ना है, तो अब यहाँ पे लेंस का टॉपिक आ गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग लेंस वाला, तो लेंस आप सभी लोग जानते हैं क्या है। लेंस इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, मतलब होमोजीनियस मीडियम, ठीक है, एंड इट इज अ पीस ऑफ अ ग्लास। ये एक कांच का होता है होमोजीनियस मीडियम, मतलब जिसके आर पार आप लोग देख भी सकते हैं लाइट। एक मीडियम से मतलब एक, तो जैसे आपका ग्लास है मान लो, तो एक पार से लाइट इंटर करेगी दूसरे पार पे, ठीक है, आप निकलेगी भी, देख सकते हैं आप लोग। तो लेंस वही क्या है, होमोजीनियस मीडियम है। जैसे ये पीस ऑफ ग्लास होता है, ग्लास का कांच का ही पार्ट होता है जिसके आर पार लाइट पास हो सकती है। ये दो प्रकार के होते हैं। देखिए पहला होता है बेटा आपका कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और दूसरा होता है आपका कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। इट इज अ टू टाइप। तो ये कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, ये ऐसा दिखाई पड़ता है, और कॉनकेव लेंस कैसा होता है, वो कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है, ऐसा, ठीक है, देख रहे हैं ना आप लोग। तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस में क्या खासियत क्या है, इसमें पहली बात देखिए खासियत क्या है, कि किनारे से थिन होता है। इट इज अ थिन इन कॉर्नर, कॉर्नर से थिन होता है, और मिडिल से, मिडिल वाला पोर्शन ये देख रहे हैं, मिडिल से ये थिक होगा, ठीक है,
थिन इन कॉर्नर, कॉर्नर से ये थिन होगा, ठीक है, और थिक होगा, थिक इन मिडिल, मिडिल से ये मोटा होगा, ठीक है। इसकी और पहचान देखिए, इसको हम लोग कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं। कन्वर्जिंग लेंस इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइट जब जितनी भी पैरेलल लाइट आ गई सब एक जगह लाइट को एक कन्वर्ट कर देता है, इसलिए कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। हमने आपको मिरर में भी समझाया था। इट कन्वर्ज ऑल रेजेस, इंसिडेंट रेजेस व्हिच इज passes through the lens after passing from the lens, it converts all light rays at a point, सभी रेजेस को एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, सो इट इज कॉल्ड द कन्वर्जिंग लेंस, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। हिंदी वाले जैसे अभिसारी जिसको बोलते हैं, इसको अभिसारी बोलते हैं, और बाकी आपका डाइवर्जिंग होगा अपसारी, याद रखिएगा, ठीक है। ओके, कॉनकेव वाले में अब इसकी अगर हम खासियत की बात कर लें तो देखिए ये इसमें उल्टा होता है कॉन्वेक्स की कंपैरिजन में, ठीक है। इसमें देखिए किनारे से मोटा होता है, थिक, ठीक है, इट इज अ थिक इन कॉर्नर, थिक इन कॉर्नर, कॉर्नर से मोटा हो जाएगा, कॉर्नर, थिक इन अ कॉर्नर। फिर दूसरा पॉइंट इसका क्या है, बीच से जो मिडिल से थिन होता है, ठीक है, थिन, ठीक है, इन मिडिल, बीच में ये मोटा होता है, और इसको डाइवर्जिंग बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, इट इज कॉल्ड द डाइवर्जिंग लेंस। ये डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है क्योंकि इसमें जितनी, जैसे यहाँ पे सभी लाइट है, अब जैसे हम इसको थोड़ा सा आपको इरेज करके बताएं तो ध्यान समझिए, देख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको नोट करना समझना है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा आपको सही करके अगर इरेज करके, कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग इसलिए बोलते हैं, ठीक है, ये बीच से प्रिंसिपल एक्सिस गई है, ठीक है। अब यहाँ जितनी लाइट रेज इसके बीच में यहाँ से पड़ेगी, जब दूसरे मीडियम में जाएगी तो एक जगह ही कन्वर्स हो जाती है इस जगह पे, और यहाँ पे जब लाइट रेज आएगी, ठीक है, कॉनकेव वाले में, तो कॉनकेव वाले में इसे पढ़ने के बाद क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ बीच में ये लाइन गई है, ठीक है, यहाँ से पढ़ने के बाद ये क्या होगी, ये अदर डायरेक्शन में ये डाइवर्स हो जाएगी, इसलिए इसको डाइवर्जिंग बोलते हैं, राइट। ओके, चलिए इसको इरेज करते हैं। एक चीज और बता दें आपको, कॉन्वेक्स वाले लेंस में अधिकतर जो इमेज बनेगी आपकी रियल बनेगी, यहाँ पे इमेज अधिकतर आपकी बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। और यहाँ पे जो आपकी बनेगी वो अधिकतर जो इमेज बनेगी आपकी यहाँ पे वर्चुअल, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी, जस्ट मिरर का उल्टा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ आपके वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, ठीक है। इसके केसेस हमको समझने पड़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेस। चलिए समझते हैं। पहले उसके लिए आपको समझना पड़ेगा रूल, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। तो रूल समझ लेते हैं क्या है, रूल क्या कहता है। तो देखिए, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन, इमेज formation by lenses, ठीक है, मतलब लेंसों के द्वारा इमेज बनने के कुछ नियम ना, कुछ नियम क्या है, जैसे कि मिरर वाले में थे, दर्पण वाले में उस तरह यहाँ पे भी। पहला रूल क्या है वो देखिए, तो पहले देखते हैं, जैसे हम कंसीडर कर ले, आप कॉनकेव ले लीजिए या कॉन्वेक्स ले लीजिए, सब में आपको लगभग मिलेगा, लेकिन कॉनकेव में थोड़ा सा चेंज है, उसको हम बताएंगे पहले, इसलिए कॉन्वेक्स के अच्छे समझ लीजिए, बाकी सब कुछ वही है। जैसे कि इंसिडेंट रे ये आ रही है, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा, ये बीच से जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया है, ये सेंटर वाले पॉइंट को हम लोग यहाँ पे ओ से नाम दे रहे हैं, लेंस में सेंटर वाले पॉइंट को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, याद रखिएगा। तो व्हेन, और यहाँ पे एक चीज और आपको जानना जरूरी है, लेंस के ये दो ट्रांसपेरेंट मीडियम हो गए, इधर और इधर भी हो गया, तो इसलिए इसके दो फोकस हो जाते हैं, ये f1 और यहाँ पे आपका हो जाएगा ये, इस जगह पे हम दो चीजें आपको लिख रहे हैं, एक पहला है बेटा, पहले तो 2f1 होगा, ठीक है, एक फोकस इधर हो जाएगा, ये f2 और ये 2f2 हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, कई टीचर आपको अगर यहाँ C1 कर रहा है, यहाँ C1, इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर C2, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, C1 को ही 2f1 बोलेंगे और C2 को ही 2f2 बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा।
और F1 आपको पता है जो C1 होता है वो F1 की तुलना में ट्वाइस ही होगा, इसलिए इसको 2F1 बोलते हैं। कैसे? जैसे कि आपको ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है बेटा याद करिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस C कहलाती थी। तो R इज इक्वल टू आपको याद होगा 2F के बराबर R/2 होता है, यानी कि इसी से लिया जाता है। ये स्टूडेंट कई लोग नहीं समझ पाते, इसलिए C को आप 2F के बराबर बोलते हो, C1 बराबर 2 और F1 वाला लेंगे पहला फोकस F1 हो जाएगा, C2 बराबर 2F2 हो जाएगा। ये भी कोई आपसे पूछे तो अच्छे से समझा सकते कम से कम। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं बेटा। ओके, तो अधिकतर हम यहाँ जो काम करें C1 और C2, लेकिन हम जितने भी केसेस लेंगे, ठीक है, वो हम सभी केसेस जो 6 लेंगे 2F1 करके लेंगे। अगर C1 करके आया तब भी आप वही करिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, तो जितनी भी रेज इंसिडेंस रे जो पैरेलल है, ठीक है, आफ्टर स्ट्राइकिंग फ्रॉम द लेंस स्ट्राइक होने के बाद इट वुड बी रिफ्रैक्टेड, वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी ना, दूसरे मीडियम में जाने के बाद मुड़ जाएंगी, बेंड हो जाएंगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद सभी रेजेस पास होती हैं सेकंड फोकस F2 से। ठीक है, ऑल रेजेस डायरेक्टली पास, ठीक है, थ्रू द F2, सभी रेजेस सेकंड फोकस F2 से पास होंगी। ठीक है, ये F1 है F2, अब यहाँ पे F1 F2 ये सेकंड फोकस फर्स्ट फोकस बोलना जरूरी है, याद रखिएगा। सो पहला रूल ये है। दूसरा रूल क्या है? तो जैसे ये लेंस हो गया, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, तो होता ये है यहाँ पे F1 हो गया, यहाँ पे F2 हो गया। ठीक है, तो जब कोई भी इंसिडेंट रे आएगी F1 से होकर गुजरेगी, पास होगी, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे सेकंड ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। व्हेन an incident ray which is directly passes from the first focus F1 after reflection, it would be parallel to the principal axis ना, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये सेकंड रूल है। चलिए बेटा थर्ड रूल समझते हैं। थर्ड और इम्पोर्टेंट रूल है ये भी। ठीक है, तो इन्हीं सभी रूल से इमेज फॉर्मेशन बनेंगे। ठीक, इमेज के केसेस हम लोग सीखेंगे। ये है ऑप्टिकल सेंटर O, तो when an incident ray which is directly passes through the optical center without deviation, it would be directly passes, ठीक है, from the center of या center point of a lens या from the lenses, बिना मुड़े हुए जब कोई भी इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से निकलती है तो बिना मुड़े हुए वो सीधे पास होती है, बिना डेविएट हुए। ठीक है, वो सीधे पास होकर चली जाती है। तो ये 3 रूल्स है, ठीक है, लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन के। इन्हीं 3 रूलों का रूल्स का यूज करना है। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं, समझ लीजिए अच्छे से। इन्हीं रूल का एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बड़े बनते हैं। ठीक है, अब जो केसेस आप लोग पढ़ेंगे, तो केस आपका इमेज फॉर्मेशन बाई, ठीक है, लेंसेज की जगह अब हम लोग दोनों अलग अलग लेंस पढ़ेंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस के बनने के, इमेज बनने के जो केसेस है, यहाँ वहां कॉन्केव मिरर में 6 केसेस थे, यहाँ कॉन्वेक्स लेंस में रहेंगे। तो चलिए पहला वही चीज है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, बेटा जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, इंफिनिटी पे रखा हो, अनंत पे रखा हो, तब इमेज कैसे बनेगी वो देख लेते हैं। तो व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट अनंत पे रखा हो इमेज कैसी बनती है देखिए। तो जैसे कि यहाँ पे ये लेंस है, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और ऑब्जेक्ट कहीं इंफिनिटी से आ रहे हैं, हम इंफिनिटी को ऐसे डॉट से ऐसे कर देते हैं, ये ए ओ और ओ डैश ऑब्जेक्ट रखा है, वास्तव में ये 2F1 है, ये यहाँ पे फर्स्ट फोकस F1 है, ये आपको सेकंड फोकस F2 है, ये 2F2 है ना, ये 2F2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे C1 और C2 भी कर सकते हैं एग्जाम में, अगर टीचर पढ़ा कंफ्यूज नहीं होइएगा, C1 और C2 भी होता है। तो अब होगा क्या बेटा, जब ये प्रिंसिपल ये इंसिडेंस रे, ठीक है, जब इंफिनिटी से आएगी, कई सारी रेस मान लो इधर से भी आ रही है, ठीक है, जितनी रेस इंफिनिटी से आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी, सभी रेजेस क्या होंगी, ऑल रेज आफ्टर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लेंस से रिफ्लेक्ट होने के बाद, स्ट्राइक होने के बाद सीधे क्या होंगी, वो F2 से होके पास होंगे, पहला रूल है, और इमेज भी वही बनेगी F2 पर। ठीक है, सेकंड इमेज इज फॉर्म्ड एट सेकंड फोकस F2। ठीक है, व्हेन an incident ray which is parallel to the principal axis after striking या after reflected from the lens, it would be directly past second focus F2। ठीक है, and image is formed at F2, इमेज वहां बनती है। तो पोजीशन देख लें, ये पोजीशन रहेगी, पोजीशन ऑफ इमेज
यही सब एग्जाम में पूछा जाए, इमेज की पोजीशन कैसे बनेगी जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगी, तो आप बोलोगे एट F2 इमेज की पोजीशन F2 पे होगी। ओके, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा साइज इमेज का कैसा बनेगा, तो इमेज का साइज आप बताओगे, देखिए पॉइंट साइज है ना बहुत डिमिनिश्ड, आप इसको पॉइंट साइज बोल सकते हो या हाईली डिमिनिश्ड भी बोल सकते हो, बहुत छोटी इमेज, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत छोटी इमेज बिंदु के समान की। तो उसके बाद नेचर देख लो, ठीक है, हिंदी वाले प्रकृति, ठीक है, नेचर कैसा बनेगा, आपको कॉन्वेक्स लेंस में बताया था कि सभी भी जो रेजेस होंगी, मतलब जो इमेज बनेगी वो रियल और इन्वर्ट होगी। तो आपका अधिकतर केसेस में छठा केस 6 नंबर वाला केस है, उसी में आपको बस वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, बाकी आपका रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है। यही केसेस है जो आपको एग्जाम में लिखने में पूछे जाते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो, सेकंड फोकस F2 पे बनती है, पॉइंट साइज इमेज बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, इतना लिख के आना है और डायग्राम दिखा देना है, लैंग्वेज लिख देना है उस तरह, बस आपके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। देन अब ऑब्जेक्ट को मूव करके हम थोड़ा आगे लेके आ रहे हैं, जैसे ऑब्जेक्ट समझ लीजिए जैसे ये है, तो ये मार्कर को मूव करके यहाँ लेके आ रहे हैं, यानी 2F1 के पीछे या C1 के पीछे, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो अब ऑब्जेक्ट अगर 2F1 के पीछे या C1 के पीछे रखा हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता C1 C2 भी होता है इस जगह, चलिए इसको हम देखते हैं। तो व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, आप बोल सकते हैं कि अगर 2F1 के पीछे मतलब कि बियॉन्ड 2F1, 2F1 के पीछे या बिहाइंड, हाँ बिहाइंड 2F1, या आप ये बोल सकते हैं 2F1 और इधर देखिए इन्फिनिटी है, ये पूरा इन्फिनिटी है, इसके बीच में रखा हो, तो व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी, तो ये दो तरीके से पूछा जाए, इन्फिनिटी एंड 2F1 ना, इसके बीच में 2F1 और इन्फिनिटी, ये पूरा इन्फिनिटी हो गया, इसके बीच में यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखा हो तो इमेज कैसे बनेगी, या आप बोलो बियॉन्ड 2F1, 2F1 के पीछे रखा हो तो इमेज कैसे बनेगी। तो चलिए देख लेते हैं तब इमेज का केस क्या बनता है। तो उस केस में आप एक लेंस बनाएंगे यहाँ पे, उसके बाद वही सेम F1 2F1 F2 2F2, ध्यान दीजिएगा इनके बीच के डिस्टेंस लगभग अपने हिसाब से तो देखिएगा इक्वल रहे, तो इमेज बनने में कोई गलती ना हो, ठीक है, अपने अंदाज से भी ले सकते हैं, स्केल का भी यूज करिएगा। तो ऑब्जेक्ट जब 2F1 के पीछे यहाँ पे या 2F1 और इन्फिनिटी के बीच में रखी हो, इस जगह पे हमने रख दिया O डैश, ये पहला रूल को फॉलो करेगी, पैरेलल हो जाएगी, ये देखिए पैरेलल हो गई, और पैरेलल होने के बाद सेकंड फोकस F2 पे होके जाएगी, क्योंकि कॉन्वेक्स का है, कन्वर्स करना है, कन्वर्स कर देगी लाइट को एक ही पॉइंट पे, और जो दूसरा है ये ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरेगी, और ये सेकंड ये ऑप्टिकल सेंटर से होके गुजरेगी, और दोनों रे कहीं इस जगह मीट करेंगी और इमेज आपकी यहाँ बनेगी इस जगह पे, ये देखिए इमेज आपकी बन रही है, और ये है I और I डैश ना, इमेज बनेगी F2 और 2F2 के बीच में ना। तो जब आपका ऑब्जेक्ट 2F1 इन्फिनिटी के बीच में रखा होगा, तो पहली रे सेकेंड फोकस F2 से निकलेगी और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी बिना डेविएशन, वो सीधे पास होगी, दोनों रे F2 और 2F2 के बीच में कट करेंगी और I डैश इमेज बनेगी। तो आप क्या करोगे, सब कुछ वही, ठीक है, आपका पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, बिटवीन, आप यहाँ पे लिखोगे बिटवीन F2 एंड 2F2 ना, एंड साइज इमेज कैसे बनेगी, अभी भी देखिए ऑब्जेक्ट इतनी बड़ी है और इमेज छोटा बन रहा है, तो आप इसको डिमिनिश्ड बोल सकते हो, अब हाईली डिमिनिश्ड नहीं, डिमिनिश्ड या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनेगी, या आप डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं अभी भी, ठीक है। और इन्वर्ट बनेगी, रियल बनेगी, रियल और इन्वर्टेड बनेगी, ये बात भी क्लियर हो गया। चलिए इसको इरेज कर दें, ओके। सो अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे मूव करके लेके आते हैं, मतलब हमने 2F1 के पीछे आप 2F1 पे लाएंगे, या C1 भी बोल सकते हैं, फिर से बोल देना, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 2F1, जो ऑब्जेक्ट 2F1 पे रखा हो तब देखते हैं बेटा क्या होता है। तो ये है F1 और ये है हमारा 2F1, ये है F2 और ये है आपका 2F2। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है O ना, O डैश, वही रूल, पैरेलल होगी, ठीक है, कहां से होके जाएगी, F2 से होके जाएगी, गई, ओके। अभी पहले केस में यहाँ बन रही थी, अब देखिए आगे जितना आगे बढ़ाते जाओगे ऑब्जेक्ट को इधर, तो इमेज भी आपकी उधर उतनी आगे बढ़ती जाएगी,
देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर दें ये। अब यहाँ पे क्या होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर से होके पास होगी और दोनों रेस मीट करेंगी इस जगह पे, यहाँ पे मीट कर रही हैं और उल्टी इमेज बनेगी। आपको पता है इस केस में, ठीक है, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा, ठीक है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा इमेज भी आपकी उतनी ही बड़ी बनती है, यानी इक्वल इक्वल साइज टू द ऑब्जेक्ट ना। उल्टी इमेज में जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, इधर देखिए ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मतलब कि कहने का ये है कि जैसे इतना बड़ा मार्कर ऐसे रखा हुआ है तो इमेज उल्टी बनेगी, बिल्कुल वही मार्कर के साइज के बराबर इतनी, और F2 पे इमेज बनेगी, मतलब इक्वल साइज टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा उतना बनेगी, उतनी बड़ी बनेगी और एट F2 पे बनेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे पोजीशन क्या रहेगी, एट F2 पे बनेगी और यहाँ पे इक्वल साइज टू द ऑब्जेक्ट, मतलब वस्तु के बराबर इमेज बनेगी, वस्तु के बराबर इक्वल साइज टू द ऑब्जेक्ट। रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, अभी भी रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। रियल मतलब जिसको स्क्रीन पे फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको पहले भी मेरा रिफ्लेक्शन वाले केस में बताया था। ओके, इतना समझ में आ गया। ये एरो कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा डार्क समझाने के लिए, एरो इधर है, इधर का एरो ये नीचे है F2 पे। अब ऑब्जेक्ट को और मूव करके थोड़ा आगे लेके आएंगे, मतलब कि ये मार्कर यहाँ रखा था, अब इधर लेके आएंगे तो उधर देखेंगे इमेज क्या और आगे बढ़ेगी, इमेज इधर बन जाएगी उल्टी वो भी, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा और काम करते हैं आगे। तो जब ऑब्जेक्ट आपका F1 और F1 के बीच में रखा जाए, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन 2F1 एंड F1, उसके बीच में रखा जाए, तब देखते हैं क्या केसेस बनता है। तो ये हो गया, ये हमारा हो गया F1 और बेटा ये हो गया आपका 2F1 और इधर हो गया F2 और इधर हो जाएगा आपका 2F2। ऑब्जेक्ट इमेज थोड़ा इधर बनेगी, तो देखिए व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन 2F1 एंड F1, तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा बीच में, ओ डैश इसके बीच पे रखा है, पैरेलल जाएगी, पैरेलल गई, ठीक है। कहाँ से होके गुजरेगी, ये सीधे F2 से होके गुजरेगी, F2 से गुजर रही है। और जो आपका सेकेंड रे होगी विच इज डायरेक्टली पास फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर से होगी गुजरेगी और दोनों रेस कहीं मीट करेंगी इस जगह पे, देखिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम इरेज कर दे रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगी और जिस जगह पे ये कट करेंगी वो इमेज आपकी कुछ यहाँ बनेगी ऐसा, मतलब कहाँ 2F2 के पीछे साइड पे उल्टी इमेज बनेगी, लेकिन बड़ी बनेगी इस बार। ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है, इमेज देखिए इतनी बड़ी बन रही है, ठीक है, समझ रहे ना आप लोग। तो इस केस में जब 2F1 और F1 के बीच में रखा हो तो इमेज बियॉन्ड द 2F2, या आप बोल सकते हैं 2F2 इधर भी, तो बेटा देखिए इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी और 2F2 के बीच में बनती है और रियल बनेगी, इन्वर्ट बनेगी और हाईली इनलार्ज्ड बनेगी, ठीक है, या इनलार्ज्ड बोल सकते हैं। अभी हाईली इन्फिनिटी के केस में इनलार्ज्ड बोलेंगे, इनलार्ज मतलब बड़ी इमेज बनेगी या लार्जर देन ऑब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा जल्दी से लिख देते हैं। आपका जो पोजीशन रहेगी, पोजीशन कैसी रहेगी, पोजीशन रहेगी आपकी बिटवीन 2F2 एंड इंफिनिटी, अनंत और 2F2 के बीच में रहेगी, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और दूसरा साइज कैसा रहेगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वस्तु से बड़ी बनेगी, या इसको इनलार्ज भी बोल सकते हैं, इनलार्ज बनेगी, ये इनलार्ज हो गया। तीसरा देखिए रियल, जो इसका नेचर रहेगा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, अभी भी उल्टी इमेज बनेगी, ठीक है, लेकिन बड़ी बनेगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा मूव करके इधर लाएंगे, F1 पे लाएंगे, यहाँ पे था यहाँ पे लेके आएंगे F1 पे, और जब F1 पे लेके आएंगे तो यहाँ पे केस कुछ उल्टा हो जाएगा, कुछ अलग मिलेगा केसेस। अब वो केस क्या रहे, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट F1, तो चलिए व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट F1, सो जब ऑब्जेक्ट F1 पे रखा हो उस केस में क्या होता है देख लेते हैं। तो F1 मतलब फर्स्ट फोकस F1, तो यहाँ पे लेंस ये हो गया, ठीक है, ये आपका F1 हो गया, ये आपका F2 हो गया, यहाँ पे 2F2 हो जाएगा, ये कर दिया इधर से। अब तो ऑब्जेक्ट F1 पे ही रखा है, इधर देख लेते हैं F1 हो गया। तो जब ऑब्जेक्ट आपका F1 पे रखा होगा तब क्या होगा, ये देखिए ऑब्जेक्ट रखा है O डैश, ठीक है, पैरेलल गई,
आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द लेंस इट विल बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेकंड फोकस F2, सेकंड फोकस F2 से जाएगी और अब F1 पे जितना पास आएगी उतना दूर दूर होके जाएगी। और ऑप्टिकल सेंटर ये है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ पे O। तो देखिए ऑप्टिकल सेंटर से पास तो होगी, अब दोनों रेस यहाँ पे, ठीक है, कहीं ये सीधे होके गुजरेगी, ये दोनों रेस इंफिनिटी पे कहीं पे कट करेंगे, ऐसे इंफिनिटी, यहाँ से हम डॉट डॉट कर दे रहे हैं ना, ये इधर तो कहीं नहीं कट करेगी, ये कहीं ना कहीं कट करेगी तो लेकिन इंफिनिटी पे, अनंत पे इमेज बनेगी। तो उस केस में आप क्या बोलोगे? एरो को थोड़ा आप लोग ध्यान से दिखा दिया करें, इससे पहले भी एरो का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप पोजीशन क्या बताओगे? तो पोजीशन ऑफ इमेज जो बनेगी एट इंफिनिटी, अनंत पे कहीं पे मीट करेगी एट इंफिनिटी। और साइज इमेज क्या बनेगा? इस भैया इंफिनिटी में बहुत बड़ी इमेज पता नहीं कितनी दूर पे बने, तो आप क्या बोलोगे? हाईली इनलार्ज्ड ना, हाईली इनलार्ज्ड वस्तु से तो बहुत बड़ी इमेज बनेगी। और दूसरा आपका जो नेचर रहेगा, नेचर अभी भी रियल एंड इन्वर्ट रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ये बात आप लोग समझ गए? ठीक है, ये 3 केसेस हो गए, यही चीज समझाने थे। ये सब केसेस एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं यहाँ से। ये और इसके बाद अब लास्ट वाला, जब F1 और O के बीच में यहाँ रखा हो, मतलब अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे बीच में कहीं रखा हो, तब क्या होगा? तो यही लास्ट केस भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। तो F1 ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ ऑब्जेक्ट, तो व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड F1, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हो, तो देखते हैं क्या होता है। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर O हो गया, ठीक है, ये हमारा F1 है, ठीक है, ये थोड़ा सा इधर डिस्टेंस दे दें, F1 है, और ये है हमारा 2F1, ये है F2 और ये है 2F2। तो देखिए ऑब्जेक्ट को हम F1 पे रखे थे इससे पहले, अब यहाँ पे रखेंगे, इस जगह पे रख रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ कुछ यहाँ पे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट O डैश ये रखा, पैरेलल होगी, पैरेलल गई, कहाँ से होके पास होगी? सेकंड फोकस F2 से होकर गुजर जाएगी। और दूसरी जो रे है वो बिना डेविएट किए हुए ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। अब ये दोनों रेज बेटा आपका कहीं पे मिलेगी जाकर इस साइड पे, इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा ऊपर वाले को, ठीक है। तो ये दोनों रेज कहीं पे लेंस के इन फ्रंट ऑफ द इमेज, लेंस के सामने ही बनेगी, ठीक है, कहीं पर भी दोनों रेज मीट करेंगी और लेंस के उसी साइड, सेम साइड ऑफ द लेंस, इमेज जो फॉर्म होगी, जैसे ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो इमेज भी इधर ही बनेगी, ठीक है। ये देखो ये कहीं वर्चुअली कट करेंगी इस जगह पे, और जहां पे एक दूसरे को कट करेंगी इमेज आपका वहीं पे बन जाएगी, इस जगह पे इमेज, और बड़ी बनेगी इमेज और सीधी इमेज बनेगी। जैसे ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड पे बनेगी, लेंस के उसी सेम साइड ऑफ द लेंस, और बड़ी इमेज बनेगी और सीधी इरेक्ट बनेगी। तो पोजीशन क्या होगा? आप बोलोगे सेम साइड ऑफ लेंस, लेंस के सेम साइड पे, और इनलार्ज्ड बोल सकते हैं, इनलार्ज यानी लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी या इनलार्ज इमेज बनेगी। और रियल की जगह आप चेंज हो जाएगा, क्योंकि डॉट डॉट आपको बताया था जब इमेज बनती है, डॉट डॉट रे से एक दूसरे कट करती है, तो इमेज आपकी बनेगी क्या? रियल की जगह हो जाएगा वर्चुअल, वर्चुअल, एंड इस बार हो जाएगा इरेक्ट और सीधी इमेज। देखिए आपका इरेक्ट इमेज, ऐसे एरो अब उल्टा नहीं, अब सीधा है, ऐसा जैसे ऑब्जेक्ट का वैसे इमेज वैसे, मतलब कुल मिलाकर के कुछ केस ऐसा। ये है, ये मार्कर रखा है, ये इसके बराबर 2 मार्कर ले लो इतने साइड की, ये बड़ी इमेज ऐसी बनेगी, ठीक है। ओके, ये आपका हो गया क्या? कॉन्वेक्स लेंस के सभी केसेस। चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं। इसके बाद हमारे जो केसेस रहेंगे वो कॉन्वेक्स लेंस के रहेंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस के केसेस पढ़ लेते हैं जल्दी से। इमेज फॉर्मेशन बाय द, सॉरी कॉन्वेक्स हो गया बेटा, कॉन्केव लेंस की, कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस में हम आपका जो रूल्स है ना, हम उसी में ही समझा देंगे आपको, ठीक है, ताकि वीडियो तो वैसे भी बड़ी बन रही है, समझना ही पड़ेगा, तो ज्यादा ना बड़ी बने, आपको पूरी चीज समझ में भी आ जाए। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस में बेटा यहाँ पे 2 ही केसेस बनते हैं कॉन्केव में, जैसा वहां पे कॉन्वेक्स मिरर में होता था। तो पहला केस क्या था? जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे
आपको 2 केस पढ़ने हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ना, जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ रखो, एट इंफिनिटी, अनंत पे रखो, इंफिनिटी, तो कॉनकेव में एक केस बनेगी जब अनंत पे रखा हो। तो चलो पहला देख लेते हैं, जो ऑब्जेक्ट अनंत पे रखा हो, ये है कुछ, ये आपका थोड़ा सा तिरछा हो गया, सही कर दे इसको। ये है कॉनकेव लेंस, ठीक है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, बीच में ये इमेजिनरी लाइन यहाँ पे जो कट करेगी, ये सेंटर वाला पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर हो गया। होता ये है कि इस केस में देखते हैं इमेज कैसे बनती है। ये रूल्स वही रहेगा, फोकस से रुके जाएगी, बट यहाँ पे अब फोकस कौन सा रहेगा, F1 और इधर F2 हो जाएगा, मतलब F1 और 2F1, ये सब कुछ वही रहेगा। सेकंड फोकस का हो जाएगा F2 और 2F2। अब होगा क्या, तो ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखी हुई है, तो यहाँ से मान लो इस जगह पे है, और ये डॉटेड डॉटेड हमने बना दिया O डैश, ये इन्फिनिटी में से डॉट भी बना सकते हैं, या सभी रेज ऐसे पैरेलल भी दिखा सकते हैं। ये सभी रेज आ रही हैं, ठीक है, ये सभी रेज आएंगी। तो देखो कॉनकेव लेंस की पहचान ये थी, यहाँ पे रेज रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्स हो जाती है, तो यहाँ पे डाइवर्जन का केस बनेगा। वहां एग्जैक्ट कन्वर्स करती थी कॉन्वेक्स में, यहाँ डाइवर्स होगी, तो यहाँ पढ़ने के बाद क्या, अलग अलग डायरेक्शन में ये डाइवर्स हो जाएंगी। तो जब इधर डाइवर्स होंगी तो इधर मिलती हुई तो प्रतीत नहीं होंगी, तो अब रेजेस कहीं ना कहीं तो मीट करेंगी, उसको मीट कर। अब रूल क्या था, जितनी भी रेजेस होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, वो सब स्ट्राइक करने के बाद फोकस से होके जाएंगी। अब कॉन्वेक्स में सेकंड फोकस से जाती थी बेटा, यहाँ पे बस याद रखना, यहाँ पे जो जाएंगी वो आपका जाएंगी फर्स्ट फोकस F1 से, तो वर्चुअली कहीं पे F1 पे मिलेंगी, ये वर्चुअली ये F1 पे, ये रूल भी है कॉनकेव का। तो कॉनकेव लेंस में वो वर्चुअली कहीं F1 पे मिलती है, तो आपकी जो इमेज बनेगी F1 सेम साइड ऑफ द लेंस एट F1 के सेम साइड पे बनेगी। तो जो पोजीशन होगी ना, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा तो पोजीशन होगी एट F1। अब यहाँ F1 पे होगा, F1 मतलब लेंस के उसी साइड पे F1 पे, और इमेज जो आपकी इसकी साइज होगी वो पॉइंट साइज रहेगी, पॉइंट ना, पॉइंट साइज इमेज बनेगी। उसके बाद नेचर, बेटा आपको बता दे, कॉनकेव लेंस में जो नेचर रहेगा वो वर्चुअल और इरेक्ट रहेगा, याद रखिएगा, वर्चुअल, दोनों केसेस में वर्चुअल इरेक्ट बनेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब सीधी बनेगी इमेज, आभासी और सीधी बनेगी, ठीक है, मतलब मिलती हुई प्रतीत हो रही है। ओके, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए सेकंड केसेस बोलते हैं, इसको समझते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, जब ऑब्जेक्ट क्या हो, अभी तो इन्फिनिटी पे रखा हुआ था, अब ऑब्जेक्ट क्या रखा हो, कहीं पर भी, मतलब हम रख दें कि 2F1 और इन्फिनिटी के बीच में रख दे, इस जगह पे, मतलब ये तो डॉटेड है ना, तो अब इन्फिनिटी से उठा करके 2F1 और इन्फिनिटी के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट को रखे, देखते तक क्या होता है। तो ये ध्यान दीजिए, ये जरूरी नहीं ऐसे, ये सभी ऐसे पैरेलल दिखाते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, ऐसे सभी रेजेस पैरेलल आती है ऐसे, वो तो हमने डॉटेड से शो कर दिया, ठीक है। चलिए अब आते हैं, सो जब स्टूडेंट आपका ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में रखा हो तो इमेज आपकी F1 और O के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रही, जैसा आप देख सकते हैं। और फिर उसके बाद लेंस फॉर्मूला है 1/f बराबर बेटा 1/v माइनस 1/u होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, v माइनस u, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था। नेक्स्ट हमारा मैग्नीफिकेशन m बराबर v/u होता है लेंस वाले केस में। देन पावर ऑफ लेंस में रेसिप्रोकल 1/फोकल लेंथ के होता है, p से रिप्रेजेंट करते हैं